तो अपराजिता, आम आदमी क्या करे? परेशानी, नाराजगी का गुस्सा इजहार करे कि भाई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये तो फिर आग लगने लगी, या इस बात की ताली बजाए कि अरे आपने 6 महीने मुफ्त राशन देने की अब घोषणा कर दी? जी हाँ, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तेल की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, मानती हूँ। बेरोजगारी दर भी बड़ा बढ़ा हुआ है। आप बोले, इससे पहले मैंने कह दिया 8.10% बेरोजगारी दर है, जो बहुत अधिक है। स्थिति असामान्य है हमारे देश में, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता हमारा संवाद समझती है, जनता स्थिति को समझती है। तो बता दूं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, इसीलिए 4 राज्यों में लोगों का विपुल समर्थन हमें प्राप्त हुआ। और मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी कि हमारी स्थिति को जनता समझती है, हम जनता समझती है, या आप जनता को समझा देते हैं? जो आपने बातें कही, मुझे लगता है अपराजिता, अब मैं थोड़ा एक दूसरी, दुरुस्त है, वो हमें समझती है, हम उन्हें समझते हैं। आप उन्हें समझते हैं, जनता आपको समझती है। थोड़ा मैं 2014 में आपको लिए चलता हूं। आज के जो ताजा दाम हैं कच्चे तेल के, वो $119 हैं। 2014-2013 में ये $150 प्रति बैरल तक भी गए। $110 प्रति बैरल 2014 के आपको दाम बता रहा हूं। ₹74.68 पेट्रोल की कीमत थी प्रति लीटर। नारा आपने बुलंद किया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं 130-40 और 110 आज के ही दाम वाली स्थिति थी, पर उसमें क्या था, एक बड़ा पर था। आप जो लगातार ये कहते हैं अब यूक्रेन का युद्ध से पहले कोरोना काल में $20 प्रति बैरल से भी नीचे कीमत गई। तब आपने कीमतें नहीं बढ़ाई, तब आपने ₹10 और ₹16 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। जो ₹3.5 की डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में, वो आपने ₹31.90 कर दी। तो आम आदमी को तो राहत नहीं मिली। तो आप राष्ट्र हित की बात करने लगते हैं, चुनाव आते हैं तो वो राजनीतिक हित में तब्दील हो जाता है, तब दाम बढ़ते नहीं। मुझे कृपया ये अर्थशास्त्र समझाइए कि बाजार कैसे सो गया, 137 दिन अब जागा है और अब यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात की जा रही है। देखिए, हम जन कल्याण केंद्रित दल हैं। वी आर कमिटेड टू पीपल्स वेलफेयर। आपने खुद कहा, हमें भित्ति भूमि का विकास करना पड़ता है, हमें जन कल्याण कार्यक्रम करने पड़ते हैं। आपने अभी अभी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ड्यूरेशन की मियाद 6 महीने बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर तक यह चलेगा। और आप सबको यह भी ज्ञात है कि 2 सालों से यह चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को हम हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, और इसमें करीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा आपको पता है कि 8 करोड़ LPG कनेक्शन हमने दिए हैं महिलाओं को, महिलाओं की सब्सिडी हटा दी थी जून में और उनके स्वास्थ्य के लिए। तीसरी बात मैं कह दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए जा रहे हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हमें संतुलन करना पड़ता है, पैसे की जरूरत है। वो संतुलन चुनाव में कहाँ चला जाता है अपराजिता? को याद रखें कि हमने भी वो संतुलन चुनाव में कहाँ चला जाता है? और बीजेपी शासित बहुत सारे राज्य ने अपने वैट को कम कर दिया था, इस बात को भी याद रखें। नहीं, ये संतुलन चुनाव में कहाँ चला जाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय जगत में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा, और इसे हमें मानना होगा। अभी आज के दिन संयम की जरूरत है। आपने कुछ क्लिपिंग्स दिखाए, संदीप जी। आपने सबसे पूछा कि आपको दिक्कत हो रही है, शायद आप कुछ और सुनना चाहते थे। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, इसलिए मैं पूछ रही हूं। आप शायद सुनना चाहते थे कि उनमें से कोई एक कहे कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की नीति सही नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सब प्रधानमंत्री की नीति और नीयत पर विश्वास रखते हैं।
वो समझते हैं नीति स्थिति और क्या है। नियत पर विश्वास जब रखते हैं। स्थिति चुनाव के हमारे दौरान नियंत्रण में रही है तो आप हमें मेरे सवाल संयम का अभी तक बरतना जवाब नहीं दे रही हैं। चुनाव के दौरान बाजार कहां चला जाता है और ये कैसी मार्केट डायनेमिक्स हैं कि हर रोज 80-80 पैसे बढ़ेंगे। मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है अपराजिता। जानकार तो ये कह रहे हैं कम से कम 20 रुपए दाम बढ़ेंगे, तो ये महीने भर 1.5 महीना लगाएंगे, धीरे धीरे वो किस्तों पर 80-80 पैसे की मार पड़ेगी। देखिए, हम सब प्रभु के समक्ष प्रार्थना करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल है वो कम हो जाए, रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए और वहां तेजी से कीमतें कम हो जाएं। और अगर जब कम हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर यह कम होगा। तो जब 130-140 डॉलर प्रति बैरल कीमतें थी तब तो पेट्रोल 75 रुपए का मिल रहा था, तब आप कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। सारे वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये 5 किलो अनाज की आप बात कर रहे हैं और ये बड़ी बेहतरीन योजना है, राजनीतिक आपको इसका फायदा भी हो रहा है और गरीब भूखे पेट रात को सोने पर मजबूर नहीं होता, और कोरोना काल में तो ये अच्छी जन कल्याणकारी नीति थी। पर आप करियर ब्यूरोक्रेट रही हैं अपराजिता। राइट टू फूड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ ना, संवैधानिक हक है कि खाना मिले भरपेट, और उसके लिए हमारी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। पीडीएस के तहत एक राशन धारक को, राशन कार्ड होल्डर को 2 और 3 रुपए पर चावल और गेहूं मिलते हैं ना, यह उसका हक है ना, सरकार का कर्तव्य दायित्व है ना ये देना, या मैं गलत कोट कर रहा हूं? बिल्कुल। उसी को आपने एक राजनीतिक चोगा उड़ा दिया कि कार्ड हो या ना हो 80 करोड़ को हम दे देंगे, तो ये गुड पॉलिटिक्स हो गई। पर ये गुड पॉलिटिक्स क्या बैड इकोनॉमिक साबित नहीं हो रही? हर पदक्षेप को आप राजनीतिक रंग न दें तो बेहतर है। मैंने कहा यह जन कल्याण केंद्रित सरकार है। हर एक सरकार का अपना अपना आभिमुख्य होता है। मैं कहना चाहूँगी कि यह सरकार दलितों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो अंत में हैं उनके लिए है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, इसे न भूलें। और हम जो एनएफएसए बेनिफिशियरीज हैं उनको अतिरिक्त 5 किलो अनाज देते हैं। उन्हें जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उन्हें राहत हो इसलिए उन्हें अतिरिक्त 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। मुझे लगता है इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अमर पटनायक, अब मैं 2 करियर ब्यूरोक्रेट अबे दुबे आपके पास आता हूं। जो मैं कह रहा हूं गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स, ये जन कल्याणकारी नीतियां कि जी मुफ्त राशन दे रहे हैं तो तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्या ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इस वक्त? जो प्राइस अभी मार्केट डिटरमिन्ड हो गया है, उससे पहले उनको सब्सिडी दिया जाता था। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना या आपका पीडीएस का भी सिस्टम है, इसमें जो दिया जाता है सरकार की तरफ से बजट से, वो भी एक सब्सिडी है। दोनों डिफरेंट सब्सिडी है, एक का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों सब्सिडी हमारे देश के जितने रेवेन्यूज है उसी से ही तो मीट करना पड़ेगा, बाहर से तो नहीं आएगा। तो अभी जो आपका जो आप गरीब कल्याण योजना हुआ, पीडीएस में जो हुआ, जो एक्स्ट्रा अभी हम दे रहे हैं 3 महीने के लिए, उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये जो गेहूं है या ये जो पैडी जो भी है वो ऑलरेडी फार्मर से खरीदा जा चुका है, अभी हमारे गोडाउन्स में है, उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसको अभी पहले वो गोडाउन्स में पड़े रहते थे, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में सबसे करेक्ट डिसीजन है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई राजनीति पर इसमें एडिशनल कोई खर्च करना पड़ रहा है क्या सरकार को? सरकार के पास वो अनाज था, चलिए बांट रही है सरकार। यहां पर क्या ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए, क्योंकि अब हम 6 महीने और देंगे गरीबों को मुफ्त राशन, तो तेल की कीमतों पर हाय तौबा मत मचाइए? मेरा सवाल ये है अमर। नहीं, मुझे लगता है कि तेल की मामला जो है, तेल की जो प्राइस बढ़ रहा है उसका ये बहुत गंभीर है। इसके साथ रूस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका थोड़ा सा रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो मार्केट डिटरमिन्ड इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको
अभी जैसे कि अभी इसी हालत में यूएस में डिसाइड किया कि अपना रिजर्व स्टॉक से कुछ तेल निकाल के देंगे तो मार्केट का स्टेबिलिटी मार्केट प्राइस में कम होगा। ऐसा ही कुछ हमारे भारतवर्ष में डिसाइड करना पड़ेगा। आप मुझे जो पता है कि भारत भी, इंडिया भी इसी लाइन पे जा रहा है कि एक रिजर्व स्टॉक रखेंगे और उसी को बिल्ड करने से जब प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, खाली एक्साइज ड्यूटी कम करने से, जैसे अपराजिता जी बोल रही थी, एक्साइज ड्यूटी से हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को भी तो मीट करना पड़ता है। तो तेल के साथ इसका जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तेल के बारे में हमारे को एक नेशनल पॉलिसी बनाना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि गोइंग टू नहीं, एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाई जा सकती? और आम आदमी पर ये तो घूम फिर कर भाई एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, या एक हाथ दे दूसरे हाथ लेने वाला खेल हो रहा है ना। 3.5 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, वो 31 रुपए 90 पैसे हुई, फिर वो घटाकर 26 रुपए 90 पैसे आज भी है ना। हाँ, तो एक चीज देखिए, पहला चीज तो ये है कि गरीब कल्याण योजना, ये खादी योजना, जो जिनके पास जाता है वो लोग ज्यादा पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन वो नहीं करते हैं। ज्यादा जो करते हैं वो रिलेटिवली उच्च वर्ग जो है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीज को इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंबाइन करना नहीं सर, ऐसे होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अमर, बल्क कंज्यूमर्स को, बल्क यूजर्स के लिए डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मॉल्स हैं, जो सामान हम खरीदते हैं, जो खाने पीने का भी सामान, गेहूं और चावल को छोड़ दीजिए, उनमें आग लगेगी ना। बल्क यूजर्स अगर 25 रुपए ज्यादा दे रहे हैं डीजल के दाम, लगेगी और इसका प्रभाव इन्फ्लेशन प्राइस के ऊपर पड़ेगा। आप जैसे कहें, जैसे वो, उससे गरीब या अमीर सब लोग प्रभावित होंगे। गरीब ज्यादा प्रभावित होगा, इससे कोई तर्क इसमें नहीं है। लेकिन ये है कि अभी हमारे को, आप जैसे कह रहे हो, एक्साइज ड्यूटी को कम करना होगा। स्टेट्स को भी, जैसे कि उड़ीसा में भी हम लोग कम किए हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी वो करना होगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये है कि वी हैव टू हैव ए नेशनल प्लान। उड़ीसा में भी मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको अमर, ऊंट के मुंह में जीरा समान कटौती की है आपने। 100 रुपए पेट्रोल में से अभी भी 48 रुपए 90 पैसे एक्साइज और वैट में जा रहे। हाँ, सही बात है। आपको ये भी जानना होगा कि स्टेट्स में जितना भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेट का स्कीम्स होते हैं, उसको भी इंप्लीमेंट करना होता है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जब ये पहले इनिशियली बढ़ा था कोविड के टाइम में, कोविड का टाइम में ही पहले बढ़ा था। कोविड का टाइम में इसलिए बढ़ाना पड़ा था क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था। तो आप तो अकाउंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जीएसटी कलेक्शन जो 45,000 करोड़ पर आ गया था, वो 1,40,000 करोड़ पर वापस आ गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रही है। तो वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का एक कारण मैं समझ सकता हूं कि जी रेवेन्यू सोर्सेज ड्राई अप कर गए, वो तो लबालब भरे हुए हैं, वो पैसा आ रहा है, तो एक्साइज में कटौती या वैट में कटौती क्यों नहीं की जाती अमर? नहीं, आप जो बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है, वो तो सेंट्रल पूल को आता है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं यूनियन एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा सा और नहीं, जीएसटी का पुट जाता है ना 14%, वो तो स्टेबलाइज्ड रिटर्न है क्यूमुलेटिव एस्पेक्ट के साथ।